हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है आपको रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, से 5 से 6 मार्क्स हर एग्जाम में फिक्स्ड होते हैं। केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो जाए उसमें इससे मार्क्स फिक्स्ड होते हैं, चाहे सीनियर लेवल का एग्जाम हो चाहे जूनियर लेवल का एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे रिटन हो, इससे क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको मैं एक जगह पे लेके आ गया हूँ। एक ही लेक्चर में आपके सारे पार्ट्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसमें हम लोग करेंगे क्वासी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, एनिलेशन इफेक्ट, फ्रॉस्ट डायग्राम, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी कंप्लीट करेंगे और ये लगभग 5 से 6 मार्क्स का जो टॉपिक है उसको हम लोग आज खत्म कर लेंगे, चाहे जितने भी देर का लेक्चर हो। छोटा सा ही लेक्चर होगा, बहुत बड़ा इसको मैं नहीं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल पीजीटी एंड यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। यूपी पीजीटी के लिए जो बैच है उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है, ठीक है। जबकि जो बैच आपको यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए है इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये यूपी पीजीटी या राजस्थान पीजीटी के लिए और ये यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। ठीक है, देखिए, रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इन विच पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज एंड मेड न्यू स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या मेक न्यू हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। देखिए, होता क्या है कि जैसे आपके पास ये एक, देखिए, एक इस तरह से आपको पाइप, एक क्या बोले हम, लीजिए एक कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। कंपाउंड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या हो गया आपके पास ये, तो ये है आपको इथीन। इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है भाई? क्योंकि जब ये sp2 हाइब्रिडाइज, आपको पता होगा कि इस तरह से इसके बीच क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है इस तरह आपके पास। देखिए इस तरह से क्या होता है, ये आपके पास पाई बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है और तोड़ के किसी एक कार्बन पे क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा सोचिए कि अगर आपके पास ऐसे के बदले अगर ऐसे होता CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या करते हैं आप? तो आप बोलते हैं सर देखो ये बेसिकली ऐसा है सर, देखो यहाँ 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 और यहाँ। अब चलो यहाँ देखो, देखो ये। अब आप बोलोगे सर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ लाएंगे तोड़ के, तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली यहाँ जाके रुक जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ आया तो इसको यहाँ जाके क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा। देखिए डियर स्टूडेंट, यही तो रेजोनेंस है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। सपोज करो कि आपके पास ये स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज कीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल है। इसका मतलब आपके पास क्या है, आपके पास ये है, गौर से देखिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी और 2 है। ये देखिए टोटल आपके पास 8 कार्बन हो गए। चलो सब पे हाइड्रोजन लगाओ, 2 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 2। चलो पाई बॉन्ड बनाओ, जरा बनाइए, पाई बॉन्ड बनाइए। ये लीजिए पाई बॉन्ड, ये ऐसे है, आप ऐसे ही बना सकते हो, आप
ऐसे भी करके दिखा सकते हो पाई बॉन्ड को, जैसे करना है आपको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप झुका के इस तरह से पाई बॉन्ड बनाओ। तो ये रहा आपका पाई बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना। तोड़ो, सबसे पहले ये टूट के यहाँ आएगा, तो ये टूट के यहाँ चला जाएगा, तो ये टूट के यहाँ जाएगा, तो ये टूट के क्या हो जाएगा, आगे आके खड़ा हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स यही रेजोनेंस है। यही चीज़ आप लोगों ने बेंजीन के अंदर भी देखी थी। देखो, देखा आपने लोग बेंजीन ना, देखो बेंजीन यही तो है। केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर कंफर्म किया था, हालांकि जब वो उनकी डेथ हुई तो उनकी बॉडी में लगभग 250 ग्राम बेंजीन मिला था, जो उनकी डेथ का रीजन बना। साइंटिस्ट लोग ऐसे ही मर जाते हैं सेक्रीफाइस करके। देखो यही तो है ना। इस तरह से क्या होता है, बेंजीन में भी आपको रेजोनेंस हो जाता है। आप बोलोगे ठीक है सर, अगर इसमें रेजोनेंस की बात की सर, तो आप इसमें बता दो सर, ये वाला रेजोनेंस कैसे होगा। ये जो एलिन स्ट्रक्चर है सर, ये वाला इसमें कैसे होगा। नहीं, इसमें नहीं होता है, इसमें रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ये भी समझ लो। देखो ये sp हाइब्रिडाइज है, जबकि साइड वाला sp2 है। देखो इसके पास सिर्फ एक ही है मान लो, लेकिन इसके पास तो दोनों है, इसके पास तो दोनों है। अब मान लो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, ये मान लो py, आपको पता है ना px py pz होता है, ये py है, लेकिन इसके पास तो दोनों है, py और pz दोनों है। तो py से जुड़ जाएगा, लेकिन pz किससे जुड़ेगा, pz जुड़ेगा pz से। अब आप खुद सोचो कि py को py से जोड़ दोगे, pz को pz से जोड़ दोगे, और आप बॉन्ड तोड़ना चाहोगे, तोड़ के एक दूसरे पे लेना चाहोगे। भाई आप py के बॉन्ड को pz के बॉन्ड से मिलाना चाहते हो, नहीं होगा ना पॉसिबल, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट के वहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये py ऐसे है, जबकि pz तो ऐसे है। तो एक बॉन्ड टूट के दूसरे बॉन्ड के ऊपर थोड़ी लाया कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड को यहाँ तक नहीं जाएगा, ये बॉन्ड यहीं टूट के रह जाएगा मैक्सिमम। देखिए, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, मैक्सिमम यहीं तक टूट के रह सकता है, आगे नहीं जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो क्या होता है, जरूरी होती है रेजोनेंस के लिए। चलिए कॉन्जुगेशन देख लिए। एरोमेटिसिटी देखिए, एरोमेटिसिटी के लिए सबसे बच्चों वाला रूल क्या है, सबसे बच्चों वाला रूल है एरोमेटिसिटी के लिए हकल्स। आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। हकल्स रूल पहले बच्चों वाला चीज़ सीख लीजिए। हकल्स रूल क्या है। हकल्स रूल ने आपको सिखाया कि 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और n का वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। जबकि 4n = पाई इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और n का वैल्यू 1 2 3 4 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने हकल्स के साथ खूब देखी। लेकिन हकल्स ने ये डिसाइड कैसे किया, तो हकल्स ने असल में चेप मार दिया, ठीक है। हकल्स ने जो था ना, ये जो रूल था, एक्चुअली ये चोरी वाला रूल है। असली रूल ये नहीं है, असल रूल कुछ और है। असल रूल ये कहता है कि आपको मैग्नेटिक, आपको देखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कंपाउंड को रखना होगा। देखिए असली बात समझिए कि हुआ क्या था। मैग्नेटिक फील्ड में कंपाउंड को रखा गया, जैसे ये रहा बेंजीन, ठीक है। जब एरोमेटिक है बेंजीन, या बेंजीन मान लिया, आप समझ सकते हैं कि बेंजीन इस तरह से एरोमेटिक है, तो बेंजीन क्या कर रहा है ना, इसके अंदर एक फील्ड बन रहा है, एक फील्ड इसके अंदर तैयार हो रहा है। देखिए इसके अंदर एक फील्ड तैयार हो रहा है। तो ये जो हो गया, ये आपको इंटरनल फील्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटरनल फील्ड हो गया। लेकिन अब बाहर से जो एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, ये बाहर से क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड को देख के ये अपने इंटरनल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो उल्टा कर देता है, मतलब एक दूसरे को इस तरह से करता है ताकि ये क्या कर सके, क्रॉस कर सके, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। और हकल चाचा ने देखा कि यहाँ पर 4n + 2 अगर लगा दिया जाए तो वो जो होता है 0 1 2 3 समथिंग आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया जाए, इस तरह कंपाउंड ले लिया जाए, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, अगर ये कंपाउंड अगर ले लिया जाए, मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पाई बॉन्ड बना के इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपको नीचे से लगाया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करता, बल्कि उसी के साथ जुड़ जाता है। देखो ये देखो, उसी के साथ जुड़ जाता है, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, बेसिकली वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं होता, बल्कि सम अप हो जाता है। तो वो हो गया कौन, आपको पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक रिंग कैरेक्टर हो गया, ये डायमैग्नेटिक रिंग कैरेक्टर हो गया। इसी को हम लोगों ने क्या कहा, इसी को कह दिया एरोमेटिक। जो डायमैग्नेटिक रिंग करंट है उसको क्या बोला, एरोमेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट है उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, एंटी एरोमेटिक। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हकल्स रूल के बेस में क्या था, तो आप उसको बताना कि देखो हकल्स रूल के बेस में ज़्यादा कुछ नहीं था। हकल्स रूल ने बेसिकली देखा कि हम जब दो कंपाउंड को रखते हैं
हम उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करवाते हैं तो उसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर वो उसको कट करने लगे, अपोज करने लगे, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, डायमैग्नेटिक रिंग करंट छोड़ेगा और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। और अगर ऐसा होता है कि आप जो कंपाउंड में आप इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो वो उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का ही हो जाए, मतलब उसके साथ में हो जाए, समअप हो जाए, तो इसका मतलब वहाँ पर पैरामैग्नेटिक रिंग करंट आ रहा है और इसका मतलब क्या हो गया, वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक हो गया तो वो क्या हो गया कि आपको कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। आप बोलो सर आपका चोरी पकड़ लिए सर। हम लोग क्या पकड़ लिए भाई, सर आप फंस गए सर। अभी आपने बोला डायमैग्नेटिक और आपने बोला पैरामैग्नेटिक, मतलब हाँ बिल्कुल बोला है। तो आपको डायग्राम बना के दिखाना होगा सर, आपको जो है डायग्राम बना के दिखाना होगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का। मत बताइए हकल्स रूल, हम बचपन से जानते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे थे ना, नर्सरी एलकेजी में पढ़ते थे, तभी से हकल्स रूल के बारे में पढ़े। लेकिन आपने जो भी ये शब्द कहा डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ये आपको प्रूफ करना होगा, मतलब बिल्कुल प्रूफ करेंगे। और इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं क्या, फ्रॉस्ट डायग्राम। यही चीज़ को हम प्रूफ करेंगे इसमें फ्रॉस्ट डायग्राम में कि कंपाउंड आपको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे हो गया। देखो जैसे ये रहा आपको बेंजीन। फ्रॉस्ट डायग्राम का नियम बड़ा सिंपल है कि एक कार्बन को नीचे पॉइंट कीजिए, सिर्फ एक कार्बन को नीचे पॉइंट कीजिए, सिर्फ ध्यान से सुनिए, एक कार्बन को नीचे पॉइंट करना, बाकी स्ट्रक्चर को खड़ा कर देना है और उसी के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर देना। देखो ये रहा बेंजीन, फ्रॉस्ट डायग्राम में ये वाला बेंजीन चलेगा, ये वाला नहीं। आप इस बेंजीन को दौड़ा सकते हैं, इस बेंजीन को नहीं चला सकते। अगर 4 मेंबर लेना होगा तो आप इसको नहीं ले सकते, आपको ये वाला लेना होगा। आपको 5 मेंबर लेना तो आप इस तरह का डायग्राम से फ्रॉस्ट डायग्राम नहीं बना सकते। आपको 5 मेंबर के लिए आपको इस टाइप का डायग्राम चाहिए आपको, ठीक है। तो याद रखिए हम क्या बोले कि भाई साहब कभी भी बेस सेटल नहीं करना है, सिर्फ एक कार्बन को नीचे रखना है जिससे फ्रॉस्ट डायग्राम बन सके। फ्रॉस्ट डायग्राम कैसे बनेगा भाई, समझ लो बात को। जैसे ये रहा बेंजीन आपका, ठीक है, ये क्या रहा आपका बेंजीन। हमने सबसे पहले क्या किया, एक कार्बन का लेवल बनाया, एक, फिर उसके ऊपर 2 है, गौर से देखो, फिर उसके ऊपर भी 2 है, फिर उसके ऊपर 1 है। अच्छा 20 से क्या निकालना है आपको, नॉन बॉन्डिंग लाइन निकालना है। अच्छा बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन पाई है, तो चलो 6 को भर दो। देखो तो 1 2 3 4 5 6, हुंडसुल याद है ना। देखो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ गए आपको, बॉन्डिंग लेवल में आ गए, क्या नॉन बॉन्डिंग से नीचे ही आ गए वो। तो देखो ये क्या हो गया, ये प्रूफ कर रहा है कि ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। आप इसको देखो, आप बोलो हाँ सर यहाँ फंसोगे पक्का, हम देखते हैं 1 2 और फिर 1। लेकिन इस बार क्या हो गया कि आपका जो नॉन बॉन्डिंग लेवल है वो यहीं से गुजरेगा, बीचों बीच। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4, देखो निकल तो गए। ये बता रहा है कि सर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास, ऊपर से कहाँ हो गया, तो बॉन्डिंग के बदले नॉन बॉन्डिंग लेवल पे आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्योंकि सर क्या हो गया, इसमें पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, बड़ा सिंपल सा बात है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट छोड़ेगा और ये डायमैग्नेटिक रिंग करंट छोड़ेगा, इसलिए ये डायमैग्नेटिक मतलब एरोमेटिक और ये पैरामैग्नेटिक मतलब एंटी एरोमेटिक। बच्चे के रोने से लाइट कट गई। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल ट्राई करें। आपको इसको ट्राई करना है, ये आपको पता है हकल्स रूल के अकॉर्डिंग ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि कार्बोकेटायन है ना। चलो बनाओ, 5 कार्बन का लेवल बनाओ, 1 2 फिर तीसरा लेवल। आपको पता नॉन बॉन्डिंग यहाँ से पास करेगा। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 1 2 3 4, देखो हो गए, है ना। आप बोलोगे सर इसको बना लीजिए, इसको बना दो ना। हम लोग बिल्कुल जिसको बोलोगे उसको बना देंगे। ये सर इसको बना दो, बोले ठीक है। देखो 1 यहाँ और इस तरह से। सर टोटल कितने हो गए, 4 के बदले 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए इस तरह से आपके पास कंपाउंड बना। तो ये इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो बेंजीन के साथ, बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वो कहाँ थे, आपको बॉन्डिंग में थे। जबकि इसमें 5 मेंबर्ड वाले जो रिंग है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भले ही है, एरोमेटिक भले ही है, लेकिन ये कहाँ है, नॉन बॉन्डिंग लेवल पे। इसलिए अगर आपको स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आपको ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। माइनस प्लस के कारण स्टेबल नहीं होगा। ये मत बोलना कि सर वो माइनस है इसलिए लेस स्टेबल हो गया, बल्कि आप ये बताना कि सर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है सर वो आपको वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे फील हो रहे हैं, जबकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है सर वो बॉन्डिंग लेवल में ही फील हो गए हैं। इसीलिए सर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया फ्रॉस्ट डायग्राम। क्या कहा गया इसको कहा गया फ्रॉस्ट डायग्राम। एक और एग्जाम्पल देख लो।
इसका कैसे फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे, जरा बना के दिखाइए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके बनाइए। मैं 10 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो पॉज किया, बनाए इसका फर्स्ट डायग्राम। वेरी गुड, सबका बन गया होगा ना? सबका गलत बना होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जो साइक्लोऑक्टीन है, ठीक है, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये सॉरी मतलब नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होता ही नहीं, क्योंकि ये जब ये पैरामैग्नेटिक होने के कारण या एंटी एरोमेटिक होने के कारण ये क्या करता है, मुड़ जाता है। देखते हैं जैसे बच्चे में हम लोग स्कूल जाने के नाम से बीमार पड़ने का नाटक करते थे, वही स्कूल का टाइम जैसे खत्म होता उसके बाद खेलने कूदने लगते थे, वही वाला काम ये कर रहा है। ये देख रहा है कि भाई हम एंटी एरोमेटिक के खत्म हो जाएंगे, इसलिए क्या किया इसने अपने आप को मोड़ लिया, मोड़ के फोल्ड कर लिया। अब बोलोगे बाकी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बाकी छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे, छोटे स्ट्रक्चर फोल्ड नहीं हो पाते, लेकिन ये बड़ा स्ट्रक्चर ये क्या करेगा, आराम से खुद को फोल्ड करके वो टब शेप में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका फर्स्ट डायग्राम आप मत बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं हम लोग अब क्वासी एरोमेटिक। तो क्वासी एरोमेटिक क्या है बच्चा लोग, देखो क्वासी एरोमेटिक कुछ नहीं है, जैसे कि आपके पास देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बीच का पाई बॉन्ड को आप किस डायरेक्शन में ब्रेक कर दो कि आपके पास दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए। आप बोलोगे सर अगर इसको हम इधर लेके चले जाते हैं सर तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में 4n + 2 = 6 एरोमेटिक, और अगर नीचे प्लस जाएगा तो 4n + 2 = 2 यानी n = 0 तो भी ये एरोमेटिक। समझ रहे हो बात को? देखो ना, अगर हम इस तरह तोड़ते हैं तो हमारे पास ऐसा आता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तब भी ये 4n + 2 = 2, तो n = 0 तो एरोमेटिक, और यहाँ 4n + 2 = 6, तो n = क्या हो गया आपको, n = 1, तब भी क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, और ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो यही जो कंपाउंड है ये क्या कहलाते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन मान लो अगर इस टाइप का कंपाउंड दे दिया तो ये एरोमेटिक तो अब नहीं होगा कम से कम, क्योंकि आपको बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरा देखो, अगर आप कंपाउंड को ऐसे तोड़ने की कोशिश करते तो क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है, आप ऐसे तोड़ ही नहीं सकते। जब भी तोड़ोगे तो उसको प्रॉपर वे में इस तरह तोड़ोगे कि भाई एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ना आए, बल्कि एरोमेटिक एरोमेटिक आए। इसमें क्या हो गया, थोड़ा आपने दोनों एंटी एरोमेटिक, एक एरोमेटिक हो गया एक एंटी एरोमेटिक हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। जबकि इसमें तोड़ते तो एक में एरोमेटिक आ गया एक में एंटी एरोमेटिक आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो यही जो हो गया ये हमारा हो गया क्वासी एरोमेटिक। आपको पता है, बस नाम ये याद रखना आपको, ये हो गया आपको क्वासी एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक क्या होता है, तो भाई साहब होमो एरोमेटिक का मतलब ये हो गया कि जैसे एक कार्बन है, एक मतलब कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, वो एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्या कारण वो एरोमेटिसिटी से चूक रहा है। देखो एरोमेटिसिटी से क्या कर रहा है, चूक रहा है। जब वो एरोमेटिसिटी चूक रहा है, देखो ना, अगर ये कार्बन sp3 नहीं होता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता, तो ये क्या कर, इस कार्बन को ही ऊपर कर देगा, मतलब इस कार्बन को ही साइड लाइन कर देगा, ऐसे देखो इसने इस कार्बन को ही साइड लाइन कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिक, कि कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं आया, लेकिन जिस कंपाउंड से कार्बन हाइब्रिडाइज मतलब ये नहीं हो रहा था, एरोमेटिसिटी नहीं फॉलो कर रहा था या रेजोनेंस नहीं हो रहा था, उस कार्बन को ही ऊपर कर दिया इसने, तो यही कंपाउंड क्या कहलाया, ये कंपाउंड कहलाया होमो एरोमेटिक। क्यों होमो एरोमेटिक है ये, इसकी होता क्या है, तो भाई साहब देखो, जैसे यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा था, काफ़ी बीच में दूरी था, अगर इस कार्बन को ऊपर कर दिया जाए तो फिर देखो अब नज़दीक आ गई ये सब, अब रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपको कहलाएगा होमो एरोमेटिक। तो चलो हमने क्या क्या देख लिया, क्वासी देख लिया, हमने आपको फ्रॉस्ट डायग्राम देख लिया, हमने होमो एरोमेटिक देख लिया, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट आपका एग्जांपल है एनिलेशन इफेक्ट। अब ये एनिलेशन इफेक्ट क्या है इसको भी समझ लीजिए। देखिए जैसे ये रहा एक बेंजीन कंप्लीट एरोमेटिक, लेकिन इस बेंजीन से एक सट गया, एक और बेंजीन टाइप सट गया, देखो अब क्या होगा ना, इसकी एरोमेटिसिटी, ये जो एरोमेटिसिटी है, या तो ये एरोमेटिक होगा या तो ये एरोमेटिक होगा, दोनों तो एक साथ एरोमेटिक है नहीं, लेकिन इसने क्या कर दिया, अपनी एरोमेटिसिटी बगल वाले के साथ शेयर कर दी, बोला कि भैया थोड़ा सा एरोमेटिसिटी तुम भी लो, तो इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो क्या हो गया, घट गया, ठीक है। देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। हाँ, इसी के कारण क्या हुआ कि दो स्ट्रक्चर अगर आपके पास आते हैं, देखो ये देखो, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, बल्कि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें ये एरोमेटिसिटी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इस कंडीशन में दोनों ही रिंग की एरोमेटिसिटी कम है, लेकिन यहाँ पर इस रिंग की एरोमेटिसिटी ज़्यादा, इसकी कम है, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ शेयर नहीं कर रहा है, जबकि ये एरोमेटिसिटी क्या कर दे रहा है, दोनों रिंग के साथ शेयर कर दे रहा है। गौर से देखिए, जैसे ये रिंग देखिए,
ये देखिए, आप बोलोगे सर किसी एक के साथ ही एरोमेटिसिटी शेयर करेगा, दोनों के साथ तो कर नहीं सकते, या तो इसके साथ करेगा या तो फिर अगर ये घूम के यहाँ आ जाए तो इसके साथ शेयर कर देगा। हम बोले ठीक है, इसका मतलब ये जो है स्ट्रक्चर, फिर आप इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलना चाहो? बोले हाँ सर, ये इसमें रिलेशन इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है सर, क्योंकि ये यहाँ भी अपना एरोमेटिसिटी शेयर कर रहा है, इसमें भी एरोमेटिसिटी शेयर कर रहा है। इसका मतलब ये जो हो गया, देखो ये बेंजीन था, ये नेफ्थलीन था, ठीक है, ये एंथ्रासीन है और ये फेनेंथ्रीन है। नाम याद रखो, बेंजीन, आपको नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन। तो एंथ्रासीन से ज़्यादा क्या हो गया एरोमेटिक कैरेक्टर, फेनेंथ्रीन का हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, एनिलेशन इफेक्ट के थ्रू बाकी तीनों रिंग में क्या कर दिया, अपना एरोमेटिसिटी शेयर कर दिया। लेकिन अगर पूछा जाए इसमें से किसी एक रिंग की एरोमेटिसिटी ज़्यादा किस में होगी, तो इसमें रिंग की एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक ही साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ शेयर नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ जो बीच वाला रिंग है वो इसके साथ भी शेयर कर रहा है, इसके साथ भी शेयर कर रहा है। तो ओवरऑल बीच वाले का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो क्या हो गया, घट गया। इसी को हम लोग कहते हैं एनिलेशन इफेक्ट। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी नेचर with the nearest ring or with the adjacent ring in an aromatic compound is called annihilation effect। एक aromatic compound है, उसमें एक रिंग से दूसरा रिंग जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, अपना aromatic character दूसरे के साथ भी शेयर कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग annihilation effect। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने रेजोनेंस में बहुत छोटे से लेक्चर के अंदर इसका सारा पोर्शन खत्म कर दिया। रेजोनेंस बता दिया, एरोमेटिसिटी बता दी, हगल्स रूल आपको बहुत पहले से आता था, उसके बारे में बताने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, उसमें क्या बताता मैं आपको, लेकिन आपको जो भी आया, देखिए क्वासी बता दिया मैंने, होमोएरोमेटिक बता दिया, एनिलेशन इफेक्ट बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रॉस्ट डायग्राम भी बता दिया। तो इस तरह से आपने सारे एग्जांपल्स इसके देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।